जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली आपका CAPF 2026 भी कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद आप सभी ने एक बहुत अच्छी नींद ली होगी, चैन से सुकून से सोए होंगे। पेपर जैसा भी गया हो, आप सभी ने मेहनत की है, वो मैटर करता है यार। मेहनत करी है आपने, ये सबसे मेन चीज है यार। पेपर आसान आया, डिफिकल्ट आया, मॉडरेट आया, यार आपने अपनी मेहनत अगर शिद्दत से की है, आपका ये पेपर आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ यार, आपको ये पेपर आपका निकलता हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं आज यहां पर यार इसका आंसर की आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कारण अब आगे फ्यूचर में देखो, एक दो दिन आपको एंजॉय करना है, लाइफ को थोड़ा सा सिंपल रखना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, फैमिली के साथ उठना बैठना है। जिनको आपने समय नहीं दिया इस पूरे एक साल, आपने जो मेहनत के चलते हुए अपनों को टाइम नहीं दिया, थोड़ा सा समय दो। 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर घूमो फिरो, जो करना है वो करो, क्योंकि फिर से हमें इस एग्जाम पर लगना होगा। देखो यार, मेरा सिंपल सा रूल है, जब तक मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए आपको रुकना नहीं है। आप जब तक एक स्टूडेंट हो, जब तक मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए, जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, सर रुकना नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। अब हमारे नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाला है, क्या मुझे फिर से प्री पर काम करना है या फिर मुझे अपनी फिजिकल और इंटरव्यू के लिए वर्क करना है, ये डिसाइड करेगा कि यार आपका स्कोर क्या है। ठीक है, और वो स्कोर कैसे आप पता करोगे, मैं अपना यहां पर आपको आंसर की शेयर कर रहा हूं। शायद आपने बहुतों ने अभी तक आंसर चेक भी कर लिए होंगे, बट एक बार मुझे यहां से आंसर चेक करके आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं फाइनली आपको यह बता पाऊं कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। क्या आपको फिर से इस एग्जाम के लिए तैयारी करने हैं या फिर आपको फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको अपनी आंसर की शेयर कर रहा हूं। आपको यहां पर एक एक क्वेश्चन मिलाना है सर, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, एक एक क्वेश्चन को कई बार समझकर देखने के बाद, ऑथेंटिक सोर्स से रेफरेंस लेने के बाद ही मैंने ये आंसर की आपके साथ शेयर करी है। मेरा कोई मकसद नहीं होता कि मैं आपको सबसे पहले सबसे जल्दी जाकर आंसर की प्रोवाइड कराऊं, नहीं सर। आंसर की बस मेरी कोशिश ये होती है कि यार ऐसी आंसर की प्रोवाइड कराई जाए जिस पर आप भरोसा कर सकें, जहां पर आपने एक बार आंसर मिलाया, आपने क्वेश्चन मिलाया, उसके बाद आपको फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आपको सोचना नहीं कि सर ये गलत है या वो गलत है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि सर यहां पर हर एक आंसर आपका एक ऑथेंटिक सोर्स से लिंक्ड हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सर यहां पर क्वेश्चन आया है SB64। अब देखो, मैं बात करूं ना, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये मान के चलो कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि जून के 15 मतलब सेकेंड या थर्ड वीक से क्वेश्चन आ सकता था, बट मैंने आपको कहा था कि जून 15 तक का करंट अफेयर रेडी करके जाना। तो ये SB64 आपका यहाँ से बिल्कुल लेटेस्ट हाल ही का एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका बेस्ड है आपका 64 सेशन ऑन द UNFCCC की मीटिंग से रिलेटेड है। तो इसका आंसर डी होगा, ध्यान में रखना। आपने अगर डी किया है तो आपका आंसर सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सर, जो आपकी बात करता है रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026। आप यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके PIB पर बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद रघु राय हाल ही में पास हुए थे। ठीक है, मतलब इनका देहांत हुआ था। ये किस चीज से, किस वर्क से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये एक एमिनेंट फोटोग्राफर है, काफी नाम था इनका फोटोग्राफी में, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चिकी स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 200 ईयर्स। देखो यहां पर UPSC ऐसे ही कीवर्ड का इस्तेमाल करती है और आपको फंसाने की कोशिश करती है। यहां पर आंसर 200 ईयर्स नहीं, सिर्फ 100 ईयर्स है। मतलब यहां पर स्टेटमेंट 100 ईयर होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट 1 गलत है। इसीलिए आपका यहां पर एक सेकेंड मार्क भी करते हुए चलते हैं आंसर को। हालांकि मैंने मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में आपका 1 गलत है, सेकंड सही है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026। सर इसमें यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें बात क्या है कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी। ये जो ब्लैक स्वान समिट थी वो ज्वाइंटली नहीं, सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका 2 होगा। 1 यहां पर आंध्र प्रदेश की वजह से गलत हो जाता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन पर आ जाइए। 6th क्वेश्चन में
कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, जो कि बताया गया है कि इसका जो मेनली जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और रशिया के कोऑपरेशन के साथ बनाया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने जो पहले में बात कही है उसको पलट दिया है, कहा है कि यूएसए के साथ मिलकर बनाया गया है। नहीं सर, ये कंप्लीटली रशिया के साथ बनाया गया पावर प्लांट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए ओनली। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो, उसके बाद हमारा शांति एक्ट, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्ट था। मतलब इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कह सकते हैं, प्रिडिक्टेबल एक्ट कह सकते हैं, जो पूछा ही जाना था। अब इसमें कह रहा है कि सर कौन कौन से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लाइसेंसिंग है वो देखने को मिलती है वहां पर। तो क्या प्लांट ऑपरेशन उसमें इंक्लूडेड है, पावर जनरेशन है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है? तो सर ये तीनों ही है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर जो है जहां पर बहुत बेसिक से कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, आंसर सर ऑल होता है। तो यहां 1 और 2, 3 आंसर आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सर ऑनलाइन गेमिंग। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार पूछा है। इस पर भी मतलब आप कह सकते हैं प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि ऑनलाइन गेमिंग पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट एक्ट था। देखो 2025 और 2026 में एक अच्छी चीज आपको यही देखने को मिलेगी कि 25 में तो सर पता ही नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। किसी क्वेश्चन का सर पैर कुछ नहीं था, कुछ भी उठाकर पूछ लिया जा रहा है और हमें हवा भी नहीं आ रही है। यहां पर आप देखोगे एक एक चीज, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें जो है आपकी कहीं ना कहीं आपने सुनी है, आपने पढ़ी है, आपने कहीं देखी होंगी। ठीक है, डिफिकल्ट भी पूछी है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी पूरा पेपर बहुत आसान बना देगी कि आप मतलब आराम से 150, 140, 150 क्रॉस कर जा रहे हो। नहीं, वैसा नहीं हो पाएगा। बट ये मान के चलो कि जहां पहले कट ऑफ 90, 95, 100 तक जा रहा था, अब थोड़ा बहुत और 110 के आसपास, मतलब वो एक फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा वो मैं आपके स्कोर को देखकर बताऊंगा। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जहां आप पहले शायद 90, 95 पर अटक रहे होंगे पिछली साल, इस बार शायद आपका वो स्कोर 110, 120, 130 तक भी जा रहा होगा। ठीक है, तो पेपर मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं, मॉडरेट से हल्का सा डिफिकल्ट साइड में कहूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब यहां पर देखो ऑनलाइन गेमिंग में 3 चीजों पर बात हुई थी। ऑनलाइन गेमिंग में ई स्पोर्ट पर, आपका ऑनलाइन सोशल गेमिंग पर और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर। तो इन दोनों पर कंट्रोल करने की बात की गई थी, जहां पर मनी गेमिंग को पूरी तरीके से इन्होंने प्रोहिबिट किया है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, 1 भी सही है। राइट आंसर आपका 1, 2, 3 होगा। ये सही है, यहां तक ठीक है। चलो उसके बाद सर एक्सरसाइजेस। अब आमतौर पर बेसिक जो पेपर होता है उसमें कैसे एक्सरसाइज दी जाती है, एक स्टेटमेंट में दे देगा कि दस्तलिक किस किस के बीच में हुआ है। जैसे पहले भी क्वेश्चन ऐसे ही आते थे कि दस्तलिक इंडिया और किसके बीच में हुआ है। अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 2, 3, 4 एक्सरसाइज एक साथ कंबाइंड कर दी। तो जैसे लामिते पूछ लिया, दस्तलिक पूछ लिया, साइक्लोन पूछ लिया, मिक्स कर दिया। 3, 4 मतलब जो 3 अलग अलग क्वेश्चन थे वो एक में बनाकर पूछ लिए। तो आगे आने वाले पेपरों के लिए आपको इस तरीके से ही चीजों को रेडी करके रखना है, ये ध्यान में रखना। तो देखो लामिते बिल्कुल सही है, दस्तलिक बिल्कुल मतलब ये गलत दिया है, अजरबैजान नहीं उज्बेकिस्तान होगा। साइक्लोन 4 भी आपका इजराइल से लिंक्ड नहीं होगा, इजिप्ट से लिंक्ड होगा। तो यहां पर सिर्फ 1 ओनली आपका सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन में मुदियल दी क्विती दो ब्राजील, इसके बारे में क्वेश्चन है। सिंपल है, ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हालांकि सिंपल नहीं है, अगर पढ़ा है तो आप यहां पर कर ले जाओगे, बट इतना आसान नहीं है दोस्त। आंसर होगा वैसे सी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब लेबर रिफॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है। लेबर रिफॉर्म पर भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, यहां पर आपका 41% ना होकर ये 51% शेयर है, जो कि यहां पर एक मिस्टेक दी हुई है, गलती दी हुई है। तो इसलिए आप यहां पर जो आंसर होगा आपका 1 ओनली होगा। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन पर आ जाइए सर। 12th क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 स्टेटमेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में डिस्कस करते हुए आपको यहां पर दिए गए हैं, जहां पर 1 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो डेफिनेशन आपको अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर की दी गई है ये यहां पर नहीं जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं कहीं भी डिस्कस होती है इस तरीके से। तो आपका जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1 और 3 होगा। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज इकोनॉमी, इस बार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आपने इसका जिक्र सुना होगा, ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिंक्ड टू क्रिएटिविटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट जनरेट इनकम एंड जॉब्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाओ सर 4th क्वेश्चन पे। अब यहां पर देखो इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर मिल्क का तो है, बिल्कुल सही है, बट स्टील का सर बिल्कुल भी नहीं है। स्टील पर तो आपने कहीं पीवाईक्यूज में भी इसके बारे में कहीं देखा होगा जरूर। स्टील मतलब वहां पर भी शायद कहीं इंडिया दिया हुआ था, बट इंडिया नहीं है। वीट में भी इंडिया नहीं है, सिर्फ मिल्क में है। तो आंसर 1 ओनली इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले सर।
पंचामृत, अब यार ये पंचामृत आज का नहीं, मतलब समय हो गया है इसको, बट इन्होंने फिर भी इसको हाल ही में क्वेश्चन पूछ लिया। जो क्वेश्चन शायद मैं कहूंगा कि साल 2 साल पहले पूछ लेना चाहिए था, इन्होंने अब पूछा है पंचामृत के बारे में। तो इसको आपको याद रखना था पंचामृत, ठीक है। पेपर 2 के लिए भी काफी सारे पॉइंट्स इसके हम याद रखते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2047 ना होकर इसका जो नेट जीरो का टारगेट है 2070 है। ये एकलौता एक टारगेट है जो 2070 के टाइम पीरियड पर हमने रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर आपके 2 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें पहला सही स्टेटमेंट है, दूसरे में जो ये बात कर रहा है 10% टू 14%, सर यहां पर एक एरर है, यहां पर राइट आंसर इसलिए हमारा 1 ओनली हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जहां तक बात है सर 1 और 2 इज द राइट आंसर, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, बात हो रही है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखो कई बार क्वेश्चन एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पर पूछता है और दूसरा पूछता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी जो बिल्कुल न्यू है, जहां पर बिल्कुल नए तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है, नए तरीके से चीजें तैयार हो रही है। इसलिए आपको बस कीवर्ड देखने हैं, जैसे कि न्यू, बिल्डिंग, मतलब जो नए तरीके से चीजें बनाई जा रही हैं, जो ग्रीन फील्ड के कैटेगरी में आ जाती हैं। इसीलिए आपका 2 और 4 गलत होगा सर, आंसर 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 19 में आप आ जाइए, वेज एंड मीन्स एडवांस, यहां पर क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है सर। इसमें आपका 4th गलत होगा, 1st गलत होगा, आंसर होगा 2 एंड 3, ठीक है। मार्क करते जाना, चेक करते जाना कि आप कितने क्वेश्चन जो है सही करते हुए जा रहे हो। अब देखो इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट, उसका कौन सा ईयर है इंट्रोडक्शन का, इतना इजी भी नहीं कहूंगा, बट अगर कहीं आपने इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके मैचिंग वगैरह कर लिया होगा तो आप इसके सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। आंसर है बी 3421। स्पेशल ड्राइंग राइट फैसिलिटी, इसका आंसर 1 ओनली है, ना तो यहां पर आपका 2 सही है ना 3 सही है, सिर्फ और सिर्फ 1 आपका राइट आंसर है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आपकी रैंकिंग पूछी हुई है, जिसमें आपका नीत राजस्थान इज द राइट आंसर। आ जाइए, यूनियन बजट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर देखो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, काफी कंफ्यूजन रहा होगा आपको कि यार इसमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, क्या सही है। देखो 1 बिल्कुल सही है, 2 में एक एरर दी है, इन्होंने चीजों को उल्टा कर दिया है, जो इंक्रीज होना था वो डिक्रीज कर दिया, जो डिक्रीज होना था वो इंक्रीज कर दिया, तो ये आपका सेकंड में। थर्ड में भी आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लोअर, इसे लोअर कहती है जबकि ये हाइयर है, ठीक है। तो 2 और 3 हमारा गलत हो जाता है, आंसर 1 एंड 4 ओनली होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका डी होगा। मार्क करते जाना, ज्यादा डिस्कशन मैं इसमें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। डिस्कशन के लिए अलग से अपना एनालिसिस का वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। अब हिस्ट्री की बात कर लें सर। हिस्ट्री में आपका यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी दी हुई है, गांधीयन एरा का जो क्रोनोलॉजी है काफी समय से नहीं पूछा जा रहा था। इस बार आप देखेंगे कि अच्छे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल यहां पर राइट आंसर है 26 का। उसके बाद 27 आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, तमिल स्क्रिप्ट प्रिंटेड इन 1578, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट बॉम्बे वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड बाय एफर्ट ऑफ भीमजी पारिक, तो ये भी बिल्कुल सही है, बोथ आर द राइट आंसर, ठीक है। सूफी वर्क और उसके नेचर ऑफ कंपोजिशन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 में पूछा गया है। अब यार ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप, मतलब देखो दिखने में ये बिल्कुल डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं बिल्कुल कहूंगा कि यार ये क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैं आपको सोर्सेस तो आपके एंड में अभी कुछ दिनों बाद आपके पूरे एनालिसिस दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा है। ये आपका थीम्स एनसीईआरटी थीम्स 2 वहां से क्वेश्चन पूछा गया है आपका भक्ति सूफी मूवमेंट में। इस पेज पर आप देखोगे तो आपको सारे के सारे सूफी जो चीजें बातें जो की गई हैं, कश्फ उल महजूब, फावाद इल फाउद, मुक्तुबात इमान रब्बानी, सियार उल औलिया, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये चारों यहां से उठाए गए हैं, ठीक है। और नोट्स की भी बात कर ले सर, अभी के लिए मैं बस इतना यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। तो यहां पर भी आप देखो, कश्फ उल महजूब, फावाद इल फावद, मुक्तबात इमानी, सयार उल औलिया, और उनकी जो यहां पर मैचिंग दी हुई है। और सर
मैं सीरियसली बोलता हूं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। कुछ क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत क्वेश्चन आपके इस पेपर में पीवाईक्यू से लिंक थे, कुछ इजीली प्रिडिक्टेबल भी थे और कुछ टफ भी थे। तो हमारा मकसद ये है कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढना जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। एफएलटी में मैं आपको दिखाऊं सेम क्वेश्चन यार, ये एफएलटी जाकर जिस बच्चे ने एफएलटी ली होगी, एफएलटी 3 खोलकर देखना और क्वेश्चन नंबर 37 उठाकर देखना। सेम क्वेश्चन, एक तरफ यही 4 कंपाइलेशन है और इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और यही आपका क्वेश्चन पूछा है। 4 सूफी वर्क दिए हैं, ये देखो, और उसके नेचर ऑफ कंपोजिशन पूछे हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका सी है। तो डिफिकल्ट नहीं है, बस सोर्स आपको पता है या नहीं पता है ये मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सर अमर नायका। अब विजयनगर एम्पायर, यार कह दो कि आपको नहीं पता कि विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट थीम है या नहीं है। मैं इस पर पूरा, आपको पता है कि एक मैराथन भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, अलग से एक लेक्चर भी लिया था और बार बार ये बात बताई थी कि विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा, अगर ये आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो पेपर में, देखो मैं सीरियसली एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पेपर ना निकलने का कारण वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होते जो सबके लिए डिफिकल्ट है, जो बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है। ठीक है, वो रीजन नहीं है कि आपने वो अटेम्प्ट नहीं करे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने का रीजन वो क्वेश्चन होते हैं जो सबने किए, जो सबको आते हैं और आपको नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन, ये बेसिक सी मिस्टेक्स, जो सिली मिस्टेक्स अगर आप अभी उठाकर देखोगे ना, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी। अगर वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हटा दोगे ना, आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। अभी क्या दिखेगा आपको कि यार कट ऑफ के आसपास है स्कोर। जब कल रिजल्ट भी आएगा तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इतना ऊपर नीचे होगा कट ऑफ से। तो अब ये सोच के देखो कि यार ये जो कट ऑफ से ऊपर नीचे नंबर हुए हैं वो किन क्वेश्चंस की वजह से हुए हैं। ठीक है, चलो विजयनगर में अमर नायका, यहां से ये क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये चैतन्य ट्रेडिशन। अब यार ऐसे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये आप करके आना ही चाहिए था, क्योंकि ये आपके सोर्स में है ही नहीं। सर ये बहुत हायर स्टैंडर्ड बुक्स में है जो ऑप्शनल में लोग पढ़ते हैं, उतना आसान नहीं था। इसका आंसर भी सर मतलब काफी ढूंढने के बाद एक बुक है जो मैं आपको एनालिसिस में दिखाऊंगा, हालांकि उस बुक को देखने की भी जरूरत नहीं है। आंसर इसका बाउल है, बस ये याद में रखो। जवार माइंस, अब देखो यार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसकी एक प्रॉपर एक पूरी माइंस की बुक मैंने उठाकर पढ़ने की कोशिश करी थी, हालांकि मैं बिल्कुल सोर्स नहीं ढूंढ पाया इसका। 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, 3 में हो सकता है कि जो 3 स्टेटमेंट है वो गलत हो, क्योंकि अब्दुल फजल जो बात कर रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं कि जिंक एज अ न्यूली डिस्कवर्ड मेटल अननोन टू द एंशिएंट। अब्दुल फजल ने जिंक की बात तो करी है, बट आगे का जो ये स्टेटमेंट कहा है ना अननोन टू द एंशिएंट, ये इन्होंने गड़बड़ बात करी है। तो हो सकता है कि ये 3 हमारा गलत हो। राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहां पर 1 और 2 हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कौन सा मेंशन नहीं है एस्ट्रोनॉमर जो है एंशिएंट इंडिया में, तो यहां पर यूरेनस नहीं है, सन का, मरकरी का, वीनस का अक्सर जिक्र देखने को मिलता है। उसके बाद कोदू मनाल। अब आप कहोगे कि सर ये कोदू मनाल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। सर ये आपकी थीम्स एनसीईआरटी में है, मैं आपको दिखाऊंगा आपके एनालिसिस के टाइम पर, और आपके नोट्स में भी है। एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन तमिलनाडु, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु में कोदू मनाल, याद रखना। कॉन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट जो है कौन से इंस्क्रिप्शन में बात की है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चे को ए और बी, क्योंकि तमिल स्टेट का डिस्कशन ए में भी किया हुआ है और ए यानी कि सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी किया हुआ है। बट ध्यान से पढ़ो कि यहां बात कर रहा है कॉन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट। ठीक है, सिंपल ऐसा नहीं कह रहा कि तमिल स्टेट की बात हो रही है, कॉन्फेडरेसी ऑफ तमिल स्टेट। तो ये पूरा डिस्कशन आपका हाथी गुम्फा में किया है। और मैं आपको बता दूं सर ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस पेपर में पूछा है, आई थिंक एनडीए के पेपर में। ठीक है, एनालिसिस का वेट करना। मैं हमेशा यार फिर से वही कहूंगा, और जो मैं कहता आ रहा हूं मैं बार बार सिर्फ यही बात रिपीट करूंगा, आप जाकर 4 किताबें पढ़ने लग जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोर्स उठा लो, वो सोर्स उठा लो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है भाई। सिलेक्शन आज तो हो नहीं रहा आज तो सिलेक्शन हो नहीं रहा। 4 फालतू की किताब उठाओगे तो गारंटेड सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सा सिलेक्शन का रास्ता बताता हूं, आपके जो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स है वो अच्छे से तैयार करो और साथ में पीवाईक्यूज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप नहीं पढ़ते हो बिल्कुल ढंग से। कहने के लिए आप पीवाईक्यू तैयार करके बैठे हो, पर मैंने
मैं सीरियसली बोलता हूं, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां से घुमाकर वहां से घुमाकर इधर से उधर करके पूछा। स्कोर बच्चों के 120 से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। सोचो 250, मतलब सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, फिर भी स्कोर 120 तक अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू सीरियसली नहीं देख रहे हो। और बहुत ऐसे क्वेश्चन है, मैं उसका भी एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां दिखाऊंगा कि कैसे कितने सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू बेस्ड थे। ज्योग्राफी तो सर 2022 का पेपर उठा लो ज्योग्राफी का, मतलब कितने क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पर। वैदिक पीरियड का एक नया चैप्टर इन्होंने ऐड किया है, ये हमने बात भी करी थी, स्टोन एज और वैदिक पीरियड। ये दो नए चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं थीम्स के अलग। तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि गार्डियन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड मैरिज कौन से वैदिक डाइटी की जो है पूजा यहाँ पर देखने को मिलती है, तो आर्यमन आपको याद रखना है। उसके बाद सर बात हो रही है गोत्रा अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो यहाँ फिर से ध्यान से दो, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर इसका आंसर ऋग्वेदा है। देखो यहां सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि पहली बार कौन से वेदा में गोत्र अपीयर हुआ, ये कह रहा है कि गोत्र एज रिप्रेजेंटिंग अ क्लैन, क्लैन को रिप्रेजेंट करता हुआ गोत्र कौन से वेदा में देखने को मिला, तो याद रखना अथर्ववेदा। ठीक है, चलो उसके बाद डिसेंट ऑफ द गंगा। सर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिसेंट ऑफ द गंगा, रिलीफ स्कल्पचर और महाबलीपुरम, याद रखना। ठीक है, आई थिंक 2018 या 2019 में पूछा था आपका। उसके बाद नो चेंजर, कौन सा मेंबर नहीं है नो चेंजर। सर ऐसे 3-4 पीवाईक्यूज आपको दिखा दूंगा जहां पर ये नो चेंजर, और ऑप्शन में भी आपका विट्ठल भाई पटेल दिया होगा, तो ये भी आपका पीवाईक्यू है, गलत नहीं होना चाहिए। अब क्रोनोलॉजी की बात कर लो तो सर ये आपको पता है, मैंने कई बार बताया है कि 1920s वाला जो पीरियड है जहां जलियांवाला बाग, रॉयल एक्ट, आपका चौरी चौरा इंसिडेंट, इसकी क्रोनोलॉजी पूछता है। फिर 1930s वाला जो पीरियड है वहां क्रोनोलॉजी पूछता है। फिर 1940 वाला पीरियड है, अगस्त ऑफर वाला टाइम, क्रिप्स मिशन, वहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर 1945 से लेके 47 वाले पीरियड में क्रोनोलॉजी पूछता है, और वही यहां पर पूछी है, ये जो लास्ट वाला जो टाइम पीरियड है ये, क्योंकि ये 3-4 एरियाज हैं जो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्रोनोलॉजी को लेकर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आसान नहीं था, गोपीनाथ बरडोले इसका राइट आंसर है। अब आ जाओ सर पॉलिटी की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी का, जो थोड़ा सा पॉलिटी तो नहीं कहूंगा, मतलब ये मिसलेनियस टाइप में आप ऐड कर सकते हो। आंसर भी इसका सही नहीं है, इन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन पूछे हैं। आप नोटिस करेंगे जब इसकी मैंने रिसर्च करा तो आर्टिकल 9, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 24, ये हर एक आर्टिकल को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो एडॉप्टेड नहीं किया गया हो ह्यूमन राइट के द्वारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ना हो ह्यूमन राइट का। तो यहां पर हो सकता है कि 41 क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाए। ठीक है, 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल 102, 103, 104, 105, यार ये आपको पता होने चाहिए। राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद आ जाओ PIL, इतना आसान नहीं था। ठीक है, 213 इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट, यहां पर आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ नोटा आर एप्लीकेबल। क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नोटा एप्लीकेबल होता है? कहीं पढ़ा तुमने? बिल्कुल भी नहीं यार। 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाओ। डू नॉट द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, पेयर ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट किसका मैच नहीं खाता, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका ये पर्सन, ये जो पेंशन एंड पेंशनरी वेलफेयर है ये इसमें नहीं आता, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। डी ऑप्शन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपका 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। ऑप्शन या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पर आंसर सी होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, यार काफी अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन जो, देखो यार आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, काफी क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं हो पाए। देखो ये ऐसा होगा ही नहीं भाई, मतलब मुझे कई बार लगता है कि आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ नादान है बेचारे। कैसे नादान है? उन्हें लगता है कि सर ने अगर 10 क्वेश्चन प्रेडिक्ट कराए हैं तो 10 के 10 पेपर में दिखने चाहिए। भाई मैं सीरियसली बोलता हूं, अगर आपको 2 या 3 भी दिख गए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। 2 या 3 पेपर में भी दिख गए, क्योंकि वो 2 या 3 भी आपको कट ऑफ से ऊपर नीचे करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता आपके सिलेक्शन होने या ना होने में। ठीक है, तो अब जैसे लैंडमार्क जजमेंट वाला जो एक क्वेश्चन था, यार कह दो कि हमने इसे बहुत अच्छे से तैयार किया था सर, 1 घंटे का वीडियो आपको तैयार करके दिया था लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर। अंडमान निकोबार का मैंने आपको ये प्रेडिक्ट करके बताया था या नहीं बताया था?
एक बार बता दो, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार की बात हो गई। क्लाउड वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक पुरानी वीडियो शेयर करी थी, मैंने क्लाउड का डिस्कशन, बहुत बढ़िया क्लाउड का डिस्कशन शेयर किया था। पोर्ट वाला क्वेश्चन, यार पोर्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, 2022 के पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यार मतलब ये है कि यार आपको सिलेबस तैयार करना है, बुक्स वगैरह सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बस एक चीज बहुत अच्छे से तैयार करके चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो इसका आंसर सर बी होगा, राइट आंसर बी होगा। उसके बाद आ जाओ सर, फेडरल सिस्टम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है, ठीक है। इसका 2 ओनली आंसर है, पहला गलत है। इंडिपेंडेंस, पहले से इंडिपेंडेंटली स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ना ही हमारा जो ये रेजिडरी पावर है वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ये कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। तो 2 ओनली इज द राइट आंसर, आसानी है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद विकसित भारत जी राम जी एक्ट, अब यार ये तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, ये आपका गलत होना नहीं चाहिए, बोथ आर द करेक्ट, यहाँ पर दोनों सही है। उसके बाद बात हो रही है बेसिक फीचर की कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कौन कौन से आपके बेसिक फीचर हैं। आपके लक्ष्मीकांत में नोट्स में लाइन बाय लाइन दिया हुआ है कि कौन कौन से बेसिक फीचर है, राइट आंसर डी होगा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद सर बात हो रही है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड आपका गलत होगा, राइट आंसर 1 और 2 होगा, मार्क कर लेना अपने नोट्स में। उसके बाद पूछ रहा है हाईएस्ट एलोकेशन सीट्स का, तमिलनाडु। अब यार ये मतलब इतना आसान और एसएससी स्टाइल का क्वेश्चन यूपीएससी दे देगी हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बट ऐसा नहीं है कि कभी सीएपीएफ सीडीएस या एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यही इसका तमिलनाडु इज द राइट आंसर। 54 में आ जाओ सर, 1 ओनली इज द राइट आंसर। चलो 54 का, 55 का देखोगे सर, यहाँ पर बोथ 1 और 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पर क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों सही है अगर आपने ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद सर मैथ्स आ जाता है, मैथ्स इज टोटली अबाउट फैक्चुअल, यहाँ पर अगर चीजें आपने सही की है तो सही करी होंगी, एक्यूरेसी आपकी सही होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं होता। सी ऑप्शन आपका 56 का आंसर है, 57 में आपका राइट आंसर डी है, 58 का आंसर बी है सर, 59 का आपका आंसर डी है, मार्क करते हुए जाना। और 60 का आंसर आपका सी है, 1920 है, 61 इज दी सी, 62 का आंसर बी है 4, ठीक है। 64 में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, यहाँ पर आंसर बी है, ध्यान रखना 4 है। 63 में आपका आंसर 8 होगा, 64 में ए है। रीजनिंग भी पूछ लिया, चलो 1 2 ही पूछा, बट पूछा तो सही, क्योंकि काफी समय से रीजनिंग नहीं आ रही थी। 65 का आंसर डी है, आपका राइट आंसर 20 होगा। 66 का आंसर आपका सी होगा, टाइम से रिलेटेड एंगल और वॉच का एक क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। 67 का आंसर ए होगा, 68 का आंसर सी होगा, 69 का आंसर 3 होगा, और लास्ट में आपका 70 का क्वेश्चन बी होगा। मैथ्स के क्वेश्चन वही 15 पूछे गए थे, और 15 ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, ठीक है। अब आ जाते हैं सर ज्योग्राफी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। अब सर ये काफी प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ, रेड सी, इस वाले एरिया पर काफी सारे क्वेश्चंस हाल ही में पेपर में पूछे भी जा रहे थे। आपको याद होगा सीएससी 2026 में अभी जो पेपर हुआ है उसमें पर्शियन गल्फ पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस पर पूछना भी था, और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने भी पूछा था आपसे, जैसे बॉस्फोरस स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, बाबल मंदेब, स्टेट ऑफ मलक्का, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। उसके बाद इजराइल का बॉर्डर पूछ लिया, मतलब पता होना चाहिए था भाई, आसानी क्वेश्चन में कहूंगा। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत करके आ रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। 73 आइलैंड एंड उसके रिलेटेड बॉडीज। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड आप कह सकते हो, क्योंकि इतना डिटेल में कोई आइलैंड और उसकी रिलेटेड बॉडीज नहीं याद रखता, पर यहाँ पर आंसर आपका पहले 2 ऑप्शन सही है, लास्ट के 2 गलत हैं, राइट आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है, आप ऑप्शन में ही देखो, मतलब ये कहीं कहीं तो आपको कितना आसान मतलब रास्ता दे देते हैं अटेम्प्ट करने का। बात इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हो रही है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर लीनियर डेवलपमेंट जोन, ठीक है, बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट जोन्स होंगे, और दे कनेक्ट ऑल मेजर स्टेट कैपिटल थ्रू एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ रोड। मेजर स्टेट कैपिटल को कनेक्ट तो कर रहे हैं, पर मेनली ये मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करना उनका पर्पस नहीं है, मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कनेक्ट करना यहां पर इनका मेन पर्पस है। तो इसलिए सेकंड गलत है आपका। और एक्सेलरेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और भाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल
ग्रोथ हो सके, तो थर्ड भी बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर आपका 1 एंड 3 होगा। ठीक है, उसके बाद साइक्लोन की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। कह रहा है कि बंगाल, बे ऑफ बंगाल में आपके साइक्लोन ज्यादा आते हैं, अरेबियन सी में उतने ज्यादा नहीं आते। बिल्कुल सही है। 12 से 15 ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल देखने को मिलते हैं भाई। 12 से 15 साइक्लोन अगर आने लगे तो हालत खराब हो जाएगी इंडिया की। ठीक है, तो सेकंड बिल्कुल गलत होगा। कह रहा है कि पूरे साल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर साइक्लोन की आपको कंडीशंस पता होंगी, टेम्परेचर कंडीशंस पता होंगी, तो आप समझ पाएंगे कि पूरे साल साइक्लोन्स बन ही नहीं सकते, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये थर्ड भी आपका गलत होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा करंट और थोड़ा स्टैटिक को इन्होंने रिलेट किया है। राइट आंसर 1 ओनली होगा। उसके बाद आ जाओ सर ज्योग्राफिकल फीचर। अब यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये बात कर रहे हैं सर गैलेथिया बे की। ठीक है, गैलेथिया बे की बात हो रही है यहाँ पर। राइट आंसर आपका गैलेथिया बे है, याद रखना। ग्रेट सर्कल, अब 2022 का पेपर उठाकर देखना, आपको याद आएगा कि ग्रेट सर्कल पूछा गया था या नहीं गया था। ये दोनों स्टेटमेंट आपको वहां 4 स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे। और यहां पर सर ये मतलब मैं यही बोलता हूं कि आपको नोट्स भी बनाने हैं तो पीवाईक्यूज को मिक्स करके बनाना है। अब ये ग्रेट सर्कल आपकी एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। दिया है तो आपकी 11th क्लास की एक नई एनसीईआरटी मैंने आपको बताई थी। मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है वो तो अलग है, एक मैपिंग से बेस्ड एनसीईआरटी मैंने आपको काउंट कराई थी, जो कि सिर्फ एक चैप्टर उसमें से तैयार करना था। वहां ये ग्रेट सर्कल दिया था। तो ये ग्रेट सर्कल के जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। उसके बाद आ जाओ सर जीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीपीएस पर बेस्ड पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीपीएस का जो रिलेशन है वो लैटिट्यूड से लिंक्ड किया जा रहा है। तो यहां सिर्फ लैटिट्यूड नहीं होगा, लॉन्गिट्यूड भी होगा, ऑल्टीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो 1 ओनली यहां पर राइट आंसर होगा। उसके बाद सर यहाँ यूनियन टेरिटरी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब श्री विजयपुरम, मुझे पक्का श्योरिटी है कि आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये विजयपुरम है क्या, कौन सी लोकेशन है। तो सर मैं कहता हूं कि आपको विजयपुरम के बारे में अगर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, अगर आप ये कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि मैं ये सिर्फ एक अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो जब मैंने इसे अटेम्प्ट किया तो जब आप कोऑर्डिनेट्स लगाने की भी कोशिश करोगे ना तो बहुत इजीली बी एलिमिनेट होगा, सी होगा, डी होगा, राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा अपने एनालिसिस में, जब मैं ज्योग्राफी डिस्कशन करूंगा अलग से। क्लाउड फॉर्म, अब सर ये मैंने आपको बताया था कि मतलब इस पर तो क्वेश्चन क्लाउड पर आता ही है। क्लाउड हो गया, सॉइल हो गया, लैंडफॉर्म हो गया, मतलब सॉइल पर नहीं आया, लैंडफॉर्म पे नहीं आया, हर एक टॉपिक पर आए ये जरूरी नहीं, बट उसमें से कुछ आया, ये अच्छी बात है दोस्त। तो क्लाउड में सिर्रस आपका राइट आंसर होगा 80। उसके बाद यहाँ अर्बन हीट आइलैंड, अब देखो यहाँ अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी जगह कह रहा है कि सिर्फ अर्बन हीट आइलैंड का जो रीजन है वो रिडक्शन अर्बन ग्रीन कवर है और बिल्डिंग के बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से। तो एंथ्रोपोजेनिक जो कॉजेज है वो तो आपने इग्नोर ही कर दिए, और ऊपर से आप ओनली और लिख दे रहे हो। तो ये ओनली तो आपको पता है कि एक्सट्रीम वर्ड है, तो सर एलिमिनेट हो गया, आंसर 1 ओनली हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन आसान नहीं दिया, और ये मुझे पता था कि आसान देंगे भी नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप का जो क्वेश्चन आया था सीडीएस में आपने देखा होगा, वहां पर भी आइलैंड दिए थे, 4 स्टेटमेंट बनाए थे, ट्राइब्स भी पूछी थी। तो यार ये उम्मीद थी कि ये तो चीज पूछेंगे। ठीक है, तो अब ट्राइब पर मैंने आपको शॉर्ट भी बनाकर दिया था अंडमान का, तो यार ये सारी चीजें तो मैंने वहां कहीं बताई नहीं, तो 3 को हटा दो। पोर्ट से रिलेटेड बात करें तो सर 2 मेजर पोर्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, 2 मेजर पोर्ट है ही नहीं हमारे अंडमान निकोबार में, सिर्फ 1 मेजर पोर्ट है, तो 4 को भी एलिमिनेट कर दो, आंसर आपका 1 एंड 2 हो गया। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सर ये चारों वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। मैपिंग का वीडियो उठाकर देखना, मैंने आपको जब मैपिंग कराई थी तो उसमें क्या ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर तैयार कराई थी क्या, मैंने वहां पर एक नोट आपको दिया था वेस्ट और ईस्ट का। ठीक है, तो वहां से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद सर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दोनों ही राइट आंसर है, इसमें कोई एरर नहीं है। पोर्ट्स की बात कर लें, अब देखो पोर्ट, अब यही मैं आपको बोल रहा हूं, एक बार मैं आपको दिखाता हूं यार इस वाले क्वेश्चन को। देखो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स इन दी ऑपरेशन इन दी कंट्री। 12 मेजर पोर्ट की बात हो रही है फिर मेजर और माइनर के एडमिनिस्ट्रेशन की। सेकंड में कह रहा है कि मेजर जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, और जो माइनर है वो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स मिनिस्टर कर रहे हैं। अब 2022 का पेपर मैंने कहा ना, मैं आपको इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले 5 साल के सीएपीएफ के पेपर करके जाना। ये देखो क्वेश्चन सीएपीएफ 2022 का, देयर आर 4 मेजर पोर्ट्स
और 25 माइनर सी पोर्ट। उस समय ये 4 गलत होके यहाँ 12 होना था, ये यहाँ पर एरर था। द मेजर पोर्ट आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, द माइनर पोर्ट आर द अंडर जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड। ये दोनों स्टेटमेंट को इन्होंने एक स्टेटमेंट बना दिया और इस एक स्टेटमेंट को रख लिया। ऐसे करके इन्होंने एक नया क्वेश्चन सीएपीएफ 2026 में पूछ लिया। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। तो थोड़ी सी लर्निंग बस यही मैं देना चाहूंगा। बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि मैं ये सोर्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ, मैं वो सोर्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ, नई नई तरीके की चीज़ें जुड़ने लगेंगी। देखो यार, थोड़ा तो आपको अपनी समझदारी, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि मैंने जो चीज़ पढ़ी है अगर वो इनडायरेक्टली पूछी जा रही है। अब जैसे साइक्लोन का क्वेश्चन है, साइक्लोन का चीज़ है डायरेक्ट तो पूछी नहीं गई, इनडायरेक्ट पूछी गई है। अब आप इसे भी देखकर ये कहो कि यार ये भी मुझे कहीं लाइन बाय लाइन दिखा दो कि कहीं ऐसा लिखा होना चाहिए कि साइक्लोन पूरे साल नहीं आते, साइक्लोन सिर्फ 10 से 12 नहीं होते। मतलब मैं अगर ऐसी चीजें भी दिखाऊंगा तो फिर यार ये एग्जाम आपके लिए नहीं है भाई, फिर नहीं है एग्जाम आपके लिए भाई। आपको साइक्लोन की कंडीशंस पता है, साइक्लोन्स के जो कंडीशंस हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन में साइक्लोन आता है, क्या क्या उसमें रीजंस हैं साइक्लोन्स के बनने के, तो आप वहां से उसको आंसर कर सकते हो भाई। ठीक है, ऐसी तैयारी आपको रखनी है। चलो आ जाओ, अब थोड़े एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेचुरल सिलेक्शन से क्या सही नहीं है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एसडीजी भी याद करके रखो, मैंने टेस्ट सीरीज में एसडीजी दिया था, आपको याद होगा अगर जिसने भी टेस्ट सीरीज लगाई होगी। तो एसडीजी 15, ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर। इन सेतु, अब ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये आपके सीआईएसएफ या सीजीएस, इन दोनों में से किसी एक पेपर में इन सेतु पर क्वेश्चन आया था। और वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इन सीतु ये सारी स्टेटमेंट्स जो है आप रेडी करके रखोगे जरूर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। कैप्टिव ब्रीडिंग आपका इन सीतु कंजर्वेशन में नहीं आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। फिर यूट्रोफिकेशन 90, आपके एनवायरमेंट का सबसे फेमस क्वेश्चन यूट्रोफिकेशन, इक्विटोन, ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज, ये सारे क्वेश्चन बहुत फेमस है आपके एनवायरमेंट में। 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर ओजोन से रिलेटेड पूछ रहा है। एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन यहाँ पर देखने को मिलता है, डिप्लीटिंग ओजोन, ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है भाई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ साइंस, थोड़ी सी खतरनाक इस साल पूछी गई साइंस है। मुझे तो थोड़ा सा लगा कि यार इन्होंने साइंस में थोड़ा सा बच्चों के साथ गलत किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एनालिसिस में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा साइंस में भी क्या कर सकते हैं। 92 क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर राइट आंसर 1 2 3 होगा। 93 में आपका ए ऑप्शन होगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ रैबिट्स। 94 में आपका 1 2 3 होगा। 95 में आपका डी ऑप्शन होगा, इट नीड्स एरोबिक कंडीशन फॉर द प्रोसेस। उसके बाद आपका आर्टरीज के बारे में डिस्कशन है 96 में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 97 में आ जाओ सर, बोहर इफेक्ट आपका राइट आंसर होगा। 98 में आपका बी ऑप्शन है। 99 में आपका कार्बन राइट आंसर है, बेसिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक है, और लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, उसके बाद 100 क्वेश्चन, एप्सिक एसिड, 101 1 2 3 इज द राइट आंसर। 102 में आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और फंक्शन पूछ रहा है, डी इज द राइट आंसर। 103 में आपका नाइदर 1 एंड नाइदर 2 आंसर होगा। 104 में आपका बी ऑप्शन होगा। 105 में आपका बी होगा। ठीक है, 106 में आपका डी होगा। मैं ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर ध्यान से देखो और मुझे बस अपना स्कोर बताओ। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आया, इसके लिए क्या पढ़ना है, फ्यूचर का क्या प्लान होना चाहिए, वो सब मैं अलग से एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, 107 यहाँ पर आपका डी है, ऑक्टेन के बारे में पूछ रहा है। 108 में आपका बी ऑप्शन है, 1 एंड 2। 109 आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनाइट आंसर है। 110 आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है। 111 अल्ट्रासोनिक वेव, सोनार जो है अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड है, लिंक्ड है। 111 का सी होगा। 112 का ए है। 113 का बी है। 114 का ए ऑप्शन है। 115, अब ये आसान थोड़ी है भाई, इतना आसान थोड़ी है क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए साइंस में। 115 का आपका ए ऑप्शन होगा। 116 का आपका सी ऑप्शन होगा। 117 का आपका ए ऑप्शन होगा। 118 में हुक्स लॉ पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है, सी है आंसर। 119 में आपका बी है। 120 में आपका आइडियल गैस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स का जो है डिस्कशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 121, अब यहाँ पर कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है।
21 का आंसर सी है, 22 का आंसर बी है, 23 का आंसर डी है, 24 का ए है, 25 का डी है। ये है भाई पूरा आपके आंसर की। ये आंसर की मैं आपको अपने अचीव सीएपीएफ के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसके जो है नंबर काउंट कर लेना। और प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार आपका कितना आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, सारे सही और गलत हटाकर मिलाकर सब कुछ बनाकर आपको फाइनल एक स्कोर बताना है कि पेपर 1 में सर इतना बन रहा है और पेपर 2 की क्या कंडीशन रही है। ठीक है, और बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं एक पोल भी कंडक्ट कराऊंगा ताकि मुझे एक आइडिया लग सके कि आपका स्कोर किस रेंज में है और किस रेंज में है। तो यही है दोस्त अभी तक के लिए जो एनालिसिस है। ठीक है, आंसर की हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत जल्दी आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा और मुझे आप बता सकते हो कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट का एनालिसिस देखना है। ठीक, मिलते हैं अपने एनालिसिस में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।